हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्लेस ऑफ स्विंग वाद संचित करने के स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 15 से लेकर 25 तक में प्लेस ऑफ स्विंग के बारे में वर्णन किया गया है। आज हम लोग धारा 15, धारा 16 एवं धारा 17 के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी सिविल सूट को दाखिल करने से पहले, इंस्टीट्यूट करने से पहले हमें निश्चित करना आवश्यक होता है कि वह सूट किस स्थान पर इंस्टीट्यूट किया जाए, अर्थात उसका स्थानीय अधिकारिता क्या हो। जब हमें वह स्थान निश्चित हो जाता है तो हम उस कोर्ट को ढूंढते हैं जिसमें उस सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे। अब किस कोर्ट में हम सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे, किस कोर्ट में उस सूट को दाखिल करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर धारा 15 देता है। धारा 15 कहता है हर एक वाद उस लोअर ग्रेड के कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा जो कि उस वाद को विचार करने की सक्षमता रखता हो, अर्थात हर एक वाद उस लोअर कोर्ट के न्यायालय में दाखिल किया जाएगा जो कि उसको विचार करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। वास्तव में धारा 15 एक सिस्टम को बताता है कि पहले हम कोई सिविल सूट दाखिल करना हो तो सबसे पहले उस लोअर ग्रेड के कोर्ट में दाखिल करें जो उसका विचार करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। उसके बाद यदि उस निर्णय से कोई पक्षकार संतुष्ट नहीं है तो वह हायर ग्रेड के ऐसे कोर्ट में उस निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल कर सकता है जो उस अपील को सुनने के लिए सक्षम हो, और उससे भी असंतुष्ट हो तो उससे हायर ग्रेड के न्यायालय में उस निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है जो उसको सुनने के लिए कॉम्पिटेंट हो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सभी लोग हायर ग्रेड के कोर्ट में सीधे वाद दाखिल करने लगेंगे तो वहाँ केसों का ओवरलोड हो जाएगा, केस ओवर क्राउडेड हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर धारा 15 मात्र एक प्रक्रिया बताती है कि सबसे पहले लोअर ग्रेड के न्यायालय में ही वाद दाखिल किया जाएगा जिसका विचार करने के लिए सक्षम हो। प्रश्न उठता है यदि हम लोअर ग्रेड के कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट न करके सीधे हायर ग्रेड के कोर्ट में वाद दाखिल करें तब क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर एक वाद में दिया गया है जिसका नाम जर्मन थांगी वर्सेज एफ रुकुंगा AIR 2004 गुवाहाटी 42 है। AIR 2004 गुवाहाटी 42। इसमें कहा गया था यदि कोई बात लोअर ग्रेड के कोर्ट में दाखिल न करके सीधे हायर ग्रेड के कोर्ट में दाखिल कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उस कोर्ट का वह डिस्क्रिशनरी पावर होगा कि वह उसका विचार स्वयं करे या प्रॉपर कोर्ट को विचार करने के लिए रिटर्न कर दे। और स्पष्ट हो गया यदि हायर ग्रेड के कोर्ट में हम सीधे किसी सिविल सूट को दाखिल कर देते हैं तो वह तो उसका विचार स्वयं कर सकता है या प्रॉपर कोर्ट को विचार करने के लिए उस सूट को रिटर्न कर सकता है। अब हम धारा 16 के बारे में निर्णय करेंगे। धारा 16 में 6 प्रकार के सूट के बारे में बताया गया है जिसको ऐसे न्यायालय में इंस्टीट्यूट किया जाएगा जो कि उसको जहाँ की वह संपत्ति स्थित हो, जिस लोकल लिमिट्स में वह संपत्ति स्थित हो। धारा 16 कहता है कि पिक्यूनियरी जुडिक्शन और दूसरे प्रकार के अन्य लिमिट्स के
अधीन रहते हुए कुछ वादों को वहाँ संस्थित किया जाएगा जहाँ की लोकल लिमिट्स में, जहाँ के स्थानीय अधिकारिता में वह संपत्ति स्थित है। वो कौन कौन से वाद हैं? वह वाद पहला ए, 16 धारा 16 में ए बताया गया है। उसका पार्ट ये कहता है रेंट या प्रॉफिट सहित या रहित इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी का वाद हो। अचल संपत्ति की रिकवरी का वाद हो, चाहे रेंट या प्रॉफिट सहित हो या रहित हो। अचल संपत्ति के पार्टीशन का वाद हो। स्थावर संपत्ति के, अचल संपत्ति के या इमूवेबल प्रॉपर्टी के मार्गेज या चार्ज की दशा में फोरक्लोजर, रिडम्पशन या सेल का वाद हो। डी, स्थावर संपत्ति में, अचल संपत्ति में किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए वाद हो, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी अधिकार या हित के को डिटरमाइन करने के लिए वाद हो। ई कहता है स्थावर संपत्ति के प्रति अचल संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के प्रतिकर के लिए वाद हो। अचल संपत्ति के प्रति कोई रंग किया गया हो, उससे क्षति हो, तो उससे कंपनसेशन के लिए जो वाद दाखिल किया जाएगा वह उस न्यायालय में संचित किया जाएगा जिसकी लोकल लिमिट में संपत्ति स्थित है। अब ये 5 प्रकार के वाद हो गए जो अचल संपत्ति से संबंधित है। छठा यह कहता है चल संपत्ति के संबंध में बताता है कि चल संपत्ति की रिकवरी के लिए वाद ऐसे न्यायालय में संचित किया जाएगा जहाँ की जिस लोकल लिमिट में चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी स्थित है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है ऐसा मूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट या डिस्टेंट के अधीन हो, अर्थात ऐसी चल संपत्ति की रिकवरी के लिए वाद दाखिल किया जाएगा जो कि अटैचमेंट या डिस्टेंट के अधीन हो, कुर्की या जब्ती के अधीन हो। तो जो ये 6 प्रकार के वाद बताए गए हैं, 6 प्रकार के वाद जो सूट हैं वो उस न्यायालय में इंस्टीट्यूट किए जाएंगे जिसकी लोकल लिमिट्स में वो संपत्ति स्थित है। परंतु इसका एक परंतु का धारा 16 का प्रोविजो है जो है बताता है कि अचलवादी की इच्छा पर है कि वो अचल संपत्ति से संबंधित रिलीफ प्राप्त करने के लिए या ऐसी अचल संपत्ति से संबंधित ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में कोई रंग किया गया हो, कोई दोष किया गया हो, तो उसके कंपनसेशन के लिए वादी की इच्छा पर है या तो उस न्यायालय में इंस्टीट्यूट किया जाएगा जिसकी लोकल लिमिट में संपत्ति स्थित है, या उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जहां प्रतिवादी एक्चुअली में और वॉलंटरी स्वेच्छा से निवास करता है या बिजनेस करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, पर्सनली वर्क करता है कुछ गेन करने के लिए, कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब। लेकिन वादी की यह इच्छा कि वह अचल संपत्ति से संबंधित रिलीफ प्राप्त करने के लिए या उस ऐसे अचल संपत्ति के प्रति किए गए दोषों को प्रतिकर के लिए वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित कर सकता है जिसकी लोकल लिमिट में संपत्ति स्थित है, या ऐसे न्यायालय में संस्थित कर सकता है जिसके स्थानीय अधिकार के अंतर्गत प्रतिवादी स्वेच्छा से और वास्तव में निवास करता है या बिजनेस करता है या पर्सनली गेन करने के लिए वर्क करता है। लेकिन तभी कर सकता है जब वह 2 शर्तें पूरी हों। 2 शर्तें क्या है? जब वह विवादित संपत्ति जो है स्वयं प्रतिवादी द्वारा या उसके तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हेल्ड की जा रही हो, धारित की जा रही हो। दूसरा है अनुतोष रिलीफ प्रतिवादी के पर्सनल ओबीडियंस के द्वारा पूर्ण रूप से अभिप्राप्त किया जा सकता हो। अब ये पर्सनल ओबीडियंस क्या है? पर्सनल ओबीडियंस का तात्पर्य है कि डिक्री जो विवादित संपत्ति के बारे में पारित की गई है उसका पालन कराने के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध
व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की जा सकती है या प्रतिवादी के व्यक्तिगत संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो पर्सनल ओबीडियंस के द्वारा डिक्री का अनुपालन तभी कराया जा सकता है जब उस स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत प्रतिवादी स्वेच्छा से और वास्तव में निवास करता हो या बिजनेस करता हो या अभिलाभ के लिए पर्सनली कोई वर्क करता हो या उसकी कोई व्यक्तिगत संपत्ति उस स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत स्थित है। यदि उसकी कोई व्यक्तिगत संपत्ति उस स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत स्थित नहीं है या उस स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत वह निवास नहीं करता है, कारोबार नहीं करता है, अभिलाभ के लिए गेन प्राप्त करने के लिए स्वयं कोई कार्य नहीं करता है। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे प्रतिवादी बॉम्बे में, मुंबई में निवास करता है और एक प्रॉपर्टी, एक लैंड उसका यहाँ पर दिल्ली में स्थित है। जो लैंड दिल्ली में स्थित है उसको विक्रय करने के लिए प्रतिवादी वादी से एग्रीमेंट करता है। बाद में प्रतिवादी उससे मुकर जाता है, वो एग्रीमेंट करता है उस संपत्ति को हमें नहीं बेचना है, तो वो कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए वादी प्रतिवादी के विरुद्ध मुंबई में वाद लाता है। तो मुंबई वाद लाने के लिए अपनी छतपुर के लिए कंपनसेशन के लिए जब उसको कोई ये जरूरी नहीं है कि जो दिल्ली में लैंड उसकी स्थित है जिसके बारे में विक्रय करने का एग्रीमेंट किया गया था वही अटैच किया जाए, वहां दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। जो उसकी प्रॉपर्टी व्यक्तिगत रूप से मुंबई में वह हेल्ड करता होगा, रखता होगा, उसको अटैच किया जा सकता है। और चूंकि वो मुंबई में ही निवास करता है तो उसके विरुद्ध वहाँ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की जा सकती है, उसे सिविल कारागार में डाला जा सकता है। इस प्रकार धारा 16 पूरा हुआ। धारा 17 कहता है कि जब कोई अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित हो तो क्या होगा, वाद कहाँ लाया जा सकता है। जब कोई विवादित संपत्ति डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन में स्थित हो तो वाद उन जो जिस ज्यूरिडिक्शन में स्थित हो उस ज्यूरिडिक्शन में से किसी भी न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर लाया जा सकता है जिसके भीतर वह संपत्ति का कोई भाग स्थित हो। धारा 17 कहता है कि यदि कोई अचल संपत्ति विवादित अचल संपत्ति है, वह विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है, तब उस अचल संपत्ति के से संबंधित रिलीफ प्राप्त करने के लिए या ऐसे अचल संपत्ति के प्रति किए गए रांग के कंपनसेशन के लिए वाद ऐसे न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है जिसमें उस संपत्ति के पोर्शन, उस संपत्ति का कोई पोर्शन स्थित हो। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि विवादित संपूर्ण संपत्ति के मूल्य के मूल्यांकन के बराबर वह न्यायालय जिसमें वाद लाया जाए उस वाद को ग्रहण करने की अधिकारिता रखता हो और उसको विचार करने की अधिकारिता रखता हो। धारा 17 कहता है यदि विवादित अचल संपत्ति विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है तब उस अचल संपत्ति से संबंधित रिलीफ प्राप्त करने के लिए या उस अचल संपत्ति के प्रति किए गए रांग के प्रतिकर के लिए वाद ऐसे न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के स्थानीय अधिकारिता के सीमाओं के भीतर उस संपत्ति का कोई पोर्शन, कोई भाग स्थित हो।
लेकिन साथ ही साथ यह भी आवश्यक है जिस न्यायालय में वाद दाखिल किया जाए वह संपूर्ण विवादित संपत्ति के मूल्य के मूल्यांकन के बराबर वाद ग्रहण करने की अधिकारिता रखता हो और उसको विचार करने की भी अधिकारिता रखता हो। जैसे कि कोई लैंड जो बहुत बड़ी है वह लखनऊ और बाराबंकी दोनों में स्थित है, कुछ पोर्शन लखनऊ में स्थित है, कुछ पोर्शन बाराबंकी में स्थित है, तो हम जो है जिस ऐसे विवादित संपत्ति के लिए वाद जो दाखिल कर सकते हैं या तो हम लखनऊ में दाखिल कर सकते हैं या बाराबंकी में दाखिल कर सकते हैं। दोनों न्यायालयों को इसकी अधिकारता है, लेकिन साथ ही साथ जिस भी न्यायालय में दाखिल किया जाए वो संपूर्ण संपत्ति जो है, संपत्ति का पोर्शन नहीं, संपत्ति का भाग नहीं, संपूर्ण संपत्ति का जो मूल्य हो उसके मूल्यांकन के बराबर वाद ग्रहण करने की अधिकारता रखता हो और उसको विचार करने की अधिकारता रखता हो। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल विधि गुरु एडवोकेट अनिल के दुबे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल प्रेस कीजिए। धन्यवाद।